सो हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते राम राम सत श्री अकाल। जय हिंद आप सभी लोगों को। कैसे भी आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे इस चैनल पे एक और बार। और क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे बता दो। हेलो पवन शुक्ला, हेलो। हेलो आयुष चौहान, हेलो बेटा, नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत सत श्री अकाल। मेरे हिसाब से आप लोग आ, मेरे को देख पा रहे होंगे, मुझे सुन पा रहे होंगे, मुझे जान पा रहे होंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, कल आप लोग पढ़ रहे थे ऊष्मा यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट, यानी ऊष्मा के अंतर्गत एक पार्ट पढ़ रहे थे। और आपको याद होगा आज हमें जो स्टार्ट करके चलना है उसका नाम है कैलोरीमेट्री यानी कैलोरीमिति। बच्चों, आज जो हम इससे पढ़ के चलेंगे वो समझ लीजिए पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। आज आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ये समझ लीजिए, और थ्योरी कम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबकी हम चर्चा करेंगे। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पड़े हुए हैं, क्या किस किताबों में क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आर्यंत किस बात को बोल रही है या और बाकी किताबें किस बात को बोल रही है। तो सभी किताबों के क्वेश्चन को भी आज हम कवर अप करके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के भाग से। हेलो आर्या, हेलो बेटा मोहित शर्मा, हेलो तनु वर्मा, हेलो। सभी को राम राम जी। ये ठीक है। तो हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर यूट्यूब पर वीडियो मत डालिए, वन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है यूट्यूब पर। ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, थोड़ा सा ठीक है। वही क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुन पा रहे हो मेरी आवाज़? चलिए स्टार्ट करते हैं बात को, ठीक है। हाँ जी। पीएनजी अपलोड नहीं हुए यार, पीएनजी अपलोड क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, है ना मोहित शर्मा। मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। मैं रोज़ाना बोल देता हूँ, अब मैं क्या कहूँ यार। चलिए ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कैलोरीमेट्री, यानी जिसको हम कैलोरीमिति कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलोरीमेट्री क्या होता है। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों कैलोरीमिति। आवाज आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं? कैलोरी मिति कह के चलते हैं। तो इसको कहते हैं कैलोरी मिति। क्या होती है कैलोरीमेट्री, क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करके चलते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। तो अगर मैं बात लेकर चलूं कि कैलोरीमेट्री क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, इन विच वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट, it is a branch of physics which we study about heat and measure it, measure it। कहने का मतलब ये हुआ, यह भौतिकी की वह शाखा है जहां ऊष्मा
को नापा जाता है, को नापा जाता है, जहां ऊष्मा को नापा जाता है और अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। करण गोस्वामी मैं 50 बार बोल चुका हूँ, मैं टाइटल चेंज करवाने की बहुत बार बोल चुका हूँ, आप जाके खुद कांटेक्ट कर लीजिए, खुद बोला करिए अब इन चीज़ों को, है ना। क्यों पीएनजी अपलोड नहीं हो रहे, ना तो मैं पीएनजी बना के देता हूँ इन लोगों को, है ना तो मैं इनके टाइटल डालता हूँ, ना मैं इन चीज़ों को चेंज करता हूँ। भाई आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि रोज रोज मैं क्या सॉल्यूशन दूँ तुम्हें रोज रोज का। आप कॉल करें और बोले टाइटल चेंज करें, मैं टाइटल बना के नहीं भेजता हूँ, मेरे पास तो सिर्फ क्लास आती है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो ये फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, ऊष्मा एवं ऊष्मा के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ाई करके चलते हैं, इसी को हम कह के चलते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ और रोज रोज मेरे से ये सवाल करना कि नहीं करवा दीजिए करवा दीजिए, या तो आप नीरज सर को बोलिए, या जो भी आपके टीचर्स हैं, या जो भी मैंक्स हैं, जो भी है आपके, उनसे बोलिए। कैलोरीमीटर क्या होता है जिसकी हम बात लेकर चलते हैं, तो कैलोरीमीटर क्या होता है, मेरा वैसे भी आज कैलोरीमीटर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर हीट, टू मेजर हीट। कहने का मतलब यह हुआ, यह ऊष्मा को नापने का यंत्र है, यह ऊष्मा को नापने का यंत्र है, ऊष्मा को नापने का यंत्र है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये समझ के चलिएगा, रोजाना जिंदगी में अगर टेम्परेचर, अगर रोजाना जिंदगी में बात लेकर चलूं तो रोजाना जिंदगी में जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, तापमान कहते हैं, और तापमान को हम डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में नापते हैं, उसी प्रकार से अगर ऊष्मा नापना चाहते हो तो ऊष्मा की यूनिट होती है जिसको हम कैलोरी या फिर डिग्री सेंटीग्रेड, वो कैलोरी या फिर जूल कहकर चलते हैं। और हमें ये बात भी पता है कि जब हम कैलोरी जूल नापते हैं तो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से तो नापेंगे। अगर मैं कहता हूं कि किसी बर्तन के अंदर कितनी ऊष्मा है, तो ऊष्मा नापे कैसे, टेम्परेचर तो अलग चीज होती है, तापमान अलग चीज है और हीट अलग चीज है, ऊष्मा अलग चीज है। तो टेम्परेचर को नापने के लिए तो हमारे पास बेसिक यूनिट्स है, लेकिन अगर मैं बात लेकर चलूं बेसिक इंस्ट्रूमेंट है थर्मामीटर, लेकिन हीट कैसे नापे, तो हीट को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कैलोरी मीटर कहकर चलते हैं। इसकी बात लेकर चलूं तो कैलोरी मीटर कहकर चलते हैं, सिंपल सी बात है, इसको हम क्या कहते हैं, कैलोरी मीटर कहकर चलते हैं। तो दिस इज नोन एज कैलोरी मीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि कैलोरी मीटर क्या होता है और क्या नहीं होता है। चलो सभी चीजों को दोबारा से देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए अगली चीज की बात लेकर चले, तो नेक्स्ट चीज, हम दो छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। ये दोनों डेफिनेशंस क्या होती हैं सुनिएगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता, या फिर सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो आप इसको लिखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और दूसरा हमारी फिजिक्स में होता है जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, जिसको हम नाम से जानते हैं, इसको ऊष्मा धारिता कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा धारिता कहते हैं। दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, और अगर मैं बात लेकर चलूं हीट कैपेसिटी की तो वो दोनों क्या होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बात लेकर चलें, तो पहला पॉइंट है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस और सी, एस और सी। यानी इसे एस या सी से नापा जाता है। तो इसे हम किससे नापते हैं, एस या सी से नाप कर चलते हैं, इसे एस या सी से नापा जाता है। और सी क्या है बेटा, स्मॉल सी है। तो ये जो स्मॉल सी है इससे हम लिखकर चलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कह के चलते हैं। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं, इसको कैसे नापते हैं, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, कैपिटल सी से इसको लिखते हैं। ये सी क्या है, ये कैपिटल सी है। एक स्मॉल सी होता है और एक कैपिटल सी होता है। मैं दोनों में अंतर बताने के लिए इसको हमेशा एस लिखता हूं और इसको हमेशा सी लिखता हूं। आपको जिससे भी डिनोट करना हो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आप जिससे डिनोट करना चाहते हैं। पर यह समझ के चलिएगा, इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, यानी इसे कैपिटल सी से लिखा जाता है,
लिखा जाता है। तो इसे हम किससे लिखते हैं? कैपिटल सी से लिखा जाता है, तो इसे कैपिटल सी से लिखते हैं। पर ये होता क्या है भाई? विशिष्ट ऊष्मा है क्या? अगर हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, हमने कहा इस बर्तन की स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो होती क्या है विशिष्ट ऊष्मा? उसको तो मुझे बताओ, विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है? सुनना मेरी बात को। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं या इसकी परिभाषा लिखूं, द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water through 1 डिग्री सेंटीग्रेड, थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कहने का मतलब ये हुआ 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, नोन एज स्पेसिफिक हीट। इसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि आप कोई 1 ग्राम चीज ले लीजिए, चाहे पानी ले लो, चाहे तेल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, 1 ग्राम चीज ले लो और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाओ, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। आपने 1 ग्राम लोहा ले लिया, आपने 1 ग्राम कॉपर ले लिया और दोनों को गर्म किया, इन दोनों की जो अलग अलग ऊष्मा लगेगी, एक को गर्म करने में अलग लगेगी, एक को गर्म करने में अलग लगेगी, तो जितनी हीट लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कहेंगे। फिजिक्स में जब भी कभी स्पेसिफिक नाम का वर्ड आता है, विशिष्ट नाम का वर्ड आता है, मतलब कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक चीज के लिए एक ही होगा। याद रखिएगा, विशिष्ट का मतलब क्या होता है? हमारी पूरी दुनिया में एक चीज के लिए सिर्फ एक, इसका मतलब होता है एक चीज के लिए सिर्फ एक, एक चीज के लिए सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक। कहने का मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे पानी की विशिष्ट ऊष्मा तो एक ही हो सकती है। आपने कहा तेल की कोई और होगी। हमने कहा ऐसा नहीं बोल देना कि तेल 5 ग्राम ले लिया कितना, ऐसा कुछ नहीं होता। पानी मतलब पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में जितना भी पानी है, सबकी विशिष्ट ऊष्मा एक ही है, मतलब कोई ना कोई नंबर है। हमने कहा तेल की एक है, हमने कहा पेट्रोल की एक है, हमने कहा लोहा लोहे की एक है, हमने कहा कॉपर, ऐसा नहीं, ये बदलती कभी नहीं है। समझ लो मेरी बात को। विशिष्ट ऊष्मा विशिष्ट इसलिए जुड़ा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पानी है, तो पानी की एक ही विशिष्ट ऊष्मा होगी, यानी एक ही स्पेसिफिक हीट होगी, स्पेसिफिक होगी। कहने का मतलब फिक्स वैल्यू होगी जो कभी नहीं बदलती है। इसके फॉर्मूले की बात लेकर चलो बच्चों, कितना है? तो एस का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं तो एस का फॉर्मूला होता है एस बराबर क्यू अपॉन में कितना होता है? एम इंटू में डेल्टा टी होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो एस या फिर सी, जिससे भी आप लिखना चाहें, मैं हमेशा इससे लिखता हूं। इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी होता है। इसका फॉर्मूला होता है वो एस बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी होता है। और एस क्या होता है मेरे भाई? कांस्टेंट होता है। और क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता मेरे भाई? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि द्रव्यमान को 2 गुना कर दूं, मास को डबल कर दूं, स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी? एम को डबल कर दूं, विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई विशिष्ट ऊष्मा एक नियतांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो इन सब पे डिपेंड नहीं करती। तो ये डिपेंड नहीं करती किस पर? ना तो क्यू पे डिपेंड करती, ना एम पे डिपेंड करती, और ना ही डेल्टा टी पे डिपेंड करती। यानी यही है, क्यू एम डेल्टा टी पर निर्भर नहीं करती है, पर निर्भर नहीं करती है। मेरी बात को समझो, ये निर्भर नहीं करती है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। एक बात प्रॉपर समझ के चलो, विशिष्ट ऊष्मा इन सब बातों पे निर्भर ही नहीं करती। विशिष्ट ऊष्मा हर चीज के लिए एक होती है और वो द्रव्यमान पे निर्भर। 1 किलोग्राम पानी होगा तब भी उतनी होगी, 100 ग्राम होगा तब भी उतनी होगी, 1000 किलोग्राम होगा तब भी, पूरा समुंदर होगा तब भी विशिष्ट ऊष्मा उतनी ही होगी। स्पेसिफिक हीट मास से डिपेंड नहीं करती, क्यू से डिपेंड नहीं करती, और ना ही टेम्परेचर यानी तापमान पे निर्भर करती है। तो विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं, वो हमेशा और हमेशा क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होकर चलती है। क्या होती है? कांस्टेंट होकर चलती है। बात क्लियर है? सिंपल सी बात लेकर चलो, तो ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो? क्या विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है? चलिए बात करते हैं एक और की, विशिष्ट ऊष्मा की। इनकी जब हम अंतर लिख रहे हैं तो इसके अंतर को हम कंटिन्यू रखते हैं, इसके अंतर को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। इसके अंतर को हम कंटिन्यू रख रहे हैं और कंटिन्यू रख रहे हैं। इस तरफ आपने लिखा था विशिष्ट ऊष्मा,
ठीक है जी। इधर लिखा था आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक हीट, और यहां लिखा था आपने हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में तो आपको पता चल ही गया है, सी, कैपिटल सी, और यहां पे लिखते हैं एस या स्मॉल सी। ठीक है जी। चलिए जी, आपने फॉर्मूला लिख लिया है। S बराबर फॉर्मूला क्या है, आपने मुझसे फॉर्मूला बोला है S बराबर होता है Q अपॉन में M इंटू डेल्टा टी, और आपने मुझसे कहा कि ये सब चीजें S Q और M डेल्टा टी पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका कहने का मतलब है 1 किलोग्राम पानी होगा, अगर मैं 1 किलोग्राम वाटर की बात लेकर चलूं और 1 किलोग्राम वाटर की बात लेकर चलूं, तो 1 किलोग्राम के लिए अगर विशिष्ट ऊष्मा 1 है मेरे भाई, तो भैया 100 किलोग्राम पानी होगा तब भी कितनी होगी मेरे भाई, 100 ही होगी। मेरे कहने का मतलब हुआ विशिष्ट ऊष्मा तब भी कितनी होगी, एक ही होगी। मैंने कहा भैया जी 1000 किलो पानी होगा तब भी कितनी होगी, एक ही होगी, क्योंकि ये मास वगैरह पे किसी पे डिपेंड नहीं करती, और ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हमेशा नियतमान होता है। ये बात क्लियर हुई? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात लेकर चलूं तो इस तरीके से उसको निर्धारित करके चलते हैं। तो हम बोलेंगे भाई विशिष्ट ऊष्मा अगर कांस्टेंट है, किसी चीज की नहीं बदल रही, तो ये किसी ना किसी पे तो निर्भर कर रही होगी मेरे भाई। करती है, किस पे निर्भर करती है, बात करते हैं। किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस पे निर्भर करता है, पहले डिपेंड करता है कौन सा पदार्थ यूज कर रहे हो, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। दूसरा किस पे डिपेंड करता है अगर मैं बात लेकर चलूं, तो दूसरा ये डिपेंड करती है मेरे भाई, दूसरा डिपेंड करती है फेस पर। फेस मतलब होता है, फेस मतलब होता है अवस्था क्या है, अवस्था का मतलब सॉलिड के लिए अलग होती है, लिक्विड के लिए अलग होती है और गैस के लिए अलग होती है, और इस तरीके से ये फेस पर यानी अवस्था पर, इन दोनों के अलावा जैसे पानी की बात लेकर चलेंगे तो लिक्विड की अलग होती है, वेपर्स की अलग होती है, सॉलिड की यानी बर्फ की अलग होती है, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा हम इसी को कहकर चलते हैं। कुछ पूछना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। फेस के बारे में बात लेकर चलूं तो वाटर के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो ये होती है 1 होती है, 1 होती है। यूनिट की बात लेकर चलूं तो इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे कैलोरी पर ग्राम इंटू कैलविन या डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी दोनों में सेम होता है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। एस अगर मैं आइस की बात लेकर चलूं कितनी होगी, तो ये होती है 1/2 इंटू में कैलोरी अपॉन में ग्राम इंटू कैलविन लिखते हैं। और अगर मैं बात लेकर चलूं वेपर्स की, तो वेपर्स के लिए भी इसका मान लगभग इतना होता है, ये होता है 0.47 कैलोरी पर ग्राम इंटू कैलविन। तो आप देखेंगे कि हर एक के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन पानी के लिए कम से कम आप याद रखें, तो पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान इतना होता है। बताइए क्या बात क्लियर है? आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछकर चल सकते हैं, आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछकर चल सकते हैं। बोलिए भैया जी, इन चीजों को आप याद रखें, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें, याद रखें, याद रखें, याद रखें। इनको एसआई यूनिट में इसलिए नहीं लिखा है केल्विन में, क्योंकि आपके पेपर में, इसको जूल में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपके पेपर में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बता दूं, यहां पर एस वाटर का जो होता है एसआई यूनिट में वो वैल्यू 4200 होकर चलती है। पर कुल मिला के आप सीजीएस याद रखो कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं समझा दूंगा कैसे कैसे बदलकर चलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, स्पेसिफिक हीट कहकर चलते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो कि विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। क्या बात क्लियर है? कुछ पूछना है? गुड इवनिंग भैया, बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जी। तो भैया जी, ना तो टी पे डिपेंड करती यानी डेल्टा टी पे भी नहीं करती, ना तो एम पे डिपेंड करती और ना ही इस पे डिपेंड करती। ये किस पे डिपेंड करती है, कौन सा पदार्थ ले रहे हो, और साथ ही साथ ये पे डिपेंड करती है कि फेस क्या है, अवस्था क्या है, अवस्था पे डिपेंड करती है। पानी की बात लेकर चलूं तो पानी के लिए, आर्य तिवारी नहीं समझ में आया सर, प्लीज रिपीट। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा। तो बेटा हम लोग दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं, और एक को बोलते हैं हीट कैपेसिटी जिसको ऊष्मा धारिता कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है किसी के लिए स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है जो बदलती नहीं है। अगर मैं पानी ले लूंगा तो पानी के लिए हमेशा एक ही बनी रहेगी, इसलिए इसका नाम है स्पेसिफिक। हीट कैपेसिटी की जब बात आएगी तो हीट कैपेसिटी बदलती रहेगी, इसलिए इसके आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं लगा है।
जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात करते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता को डिनोट करते हैं एस से या फिर स्मॉल सी से। अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूं तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात लेकर चलूं तो इसका मतलब होता है 1 ग्राम जल का ताप, यानी 1 ग्राम वाटर ले लें और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं, तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ये कह के चलते हैं। जरूरी नहीं कि आप पानी लें, आप 1 ग्राम लोहा ले लेंगे, उसका तापमान, यानी कोई भी चीज, कोई भी बॉडी हो, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहकर चलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि भैया जी एक चीज के लिए एक है। जब हम बात करते हैं कि 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। फॉर्मूला की बात लेकर चलो तो उसका फॉर्मूला S बराबर Q अपॉन M डेल्टा T होता है। जब हम आपसे ये कहते हैं कि S बराबर Q अपॉन M डेल्टा T होता है, S बराबर Q अपॉन M डेल्टा T होता है, पर क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फर्क क्या पड़ता है, कांस्टेंट से फर्क ये पड़ता है कि हम जब R बराबर V अपॉन I लिखते हैं तो रेसिस्टेंस बराबर वोल्टेज अपॉन करंट लिखते हैं, तो वहां पर R V और I पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट था, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध एक नियतांक था। उसी प्रकार से अगर मैं यहां से बात लेकर चलूंगा तो S एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ना तो ये Q पे डिपेंड करती, ना तो ये M पे डिपेंड करती और ना ही ये डेल्टा T पे डिपेंड करती। तो आखिर ये S की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है। अगर मैं इसकी बात लेकर चलता हूं तो विशिष्ट ऊष्मा किस पे डिपेंड करती है, अगर बात लेकर चलूं तो S बराबर Q अपॉन M डेल्टा T। ये इन सब पे तो डिपेंड नहीं करती, पर ये डिपेंड करती है दो चीजों पे। एक को बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं, और दूसरा डिपेंड करती है अवस्था पर। अवस्था जैसे जैसे चेंज होती जाती है वैसे वैसे विशिष्ट ऊष्मा भी परिवर्तित होती जाती है, यानी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। क्या हुआ, रिपीट करने के लिए थैंक यू भाई, रिपीट करने के लिए थैंक यू तो बोल दिया आपने मुझसे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपके 15 मिनट कम हो गए आज की क्लास से। और अगर आप में से अगर फिर से किसी ने बोला मुझसे कि सर सिलेबस नहीं हो रहा, और अगर फिर से किसी ने मुझसे ये मैसेज किया कि सिलेबस कब होगा, यकीन मानिए बेटा मैं ब्लॉक करवा दूंगा, वो किसी को मैसेज नहीं कर पाएगा। इस बात को भी आप याद रखना, क्योंकि जो व्यक्ति टाइम की वैल्यू नहीं करता, वो टाइम उसकी वैल्यू नहीं करता। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे, विशिष्ट ऊष्मा। तो एस का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन M डेल्टा T, ये बात हमने पढ़ी। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका वैल्यू कितनी निकली, रिपीट तो आपने करवा लिया, आप खुशी की बात है, आप लोग रिपीट करा लिए, बहुत अच्छी बात है, आप लेट आए आपने रिपीट करा लिया, आपके पास सुविधा थी, आप चाहते तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा है, आप रिकॉर्डेड नहीं देखना चाहते हैं, बात ठीक है। अब हम विशिष्ट ऊष्मा धारिता हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं ऊष्मा धारिता की कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। इसका मतलब होता है द हीट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपके रोज का ही रहता है ये सब चीजें ना, लेट होना, क्लास को डिले करना, या इसकी क्लास थी उसकी क्लास थी, या हम नहीं आ पाए, या जल्दी छोड़ दीजिएगा। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो हम ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा धारिता कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब है कि हमें अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों डेफिनेशन में क्या फर्क है, इन दोनों डेफिनेशन में ये छोटा सा फर्क है कि यहां पर 1 ग्राम की बात लेकर चली गई है,
1 ग्राम की बात की है। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कहीं पर भी मास नाम का जिक्र नहीं है, मास यानी द्रव्यमान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर क्योंकि m नहीं होता है तो यहां फॉर्मूला होता है c बराबर q अपॉन डेल्टा टी होकर चलता है, क्योंकि यहां मास नाम की चीज नहीं होती है। और क्योंकि यह मास नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि यह द्रव्यमान नाम की चीज नहीं होती है, तो मैं इस फॉर्मूले की बात लेकर चलूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, क्या Q बाई टी अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो Q बाई टी की जगह हम MS लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो Q बाई टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, MS लिख सकते हैं। Q बाई टी M को इधर लेकर जाएंगे तो MS लिख सकते हैं। तो मैं Q बाई टी की जगह लिख देता हूं M इंटू S लिख देता हूं, और इस तरीके से आपका विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला इस तरीके से बनकर आता है। और अगर मैं बात लेकर चलूं ऊष्मा धारिता यानी हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है डिपेंड ऑन मास, यानी कि किस पे डिपेंड करती है, द्रव्यमान पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात लेकर चलूंगा, मैं मास बढ़ा दूंगा तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। मैं मास 3 गुना कर दूंगा तो सी की वैल्यू 3 गुना हो जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बदलेगी। विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, वो इन चीजों पर डिपेंड ही नहीं करती है। सी बराबर कितना होता है, MS होकर चलता है। और यही चीज है जो इंपॉर्टेंट बात है, तो आप समझ के चलिएगा इतनी वैल्यू निकल कर आती है। क्या बोल रहे हैं, इनसे कह दो पीछे का करके देख लेंगे, इनको मत सुनो सर, बिकॉज उन लोगों को पकड़ नहीं है तो क्या कहें। चलिए, हीट कैपेसिटी, तो मेरे पास 2 टर्म निकल कर आए जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है और क्या नहीं है। बात क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछकर चल सकते हैं, वरना हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे से मेरी बात समझिएगा। तो एक छोटी सी बात है, आप सुनिएगा मेरी बात को। हमने फॉर्मूला पढ़ा S बराबर Q अपॉन में M इंटू डेल्टा टी। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस फॉर्मूले के अंदर, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर m की वैल्यू को 1 किलोग्राम कर दूं, m की वैल्यू को कितना कर दूं, 1 किलोग्राम कर दूं, और डेल्टा टी को मैं कर दूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन, एक ही बात है। चेंज यानी परिवर्तन हमने कल लिखा था, दोनों एक ही बातें होती है, परिवर्तन में दोनों सेम होते हैं। तो कहने का एक मतलब समझो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आखिर ये बता क्या रहा है। अगर आप इसमें m की वैल्यू 1 और डेल्टा टी भी 1 रख दोगे तो क्या विशिष्ट ऊष्मा का मान q के बराबर होगा? मेरी बात को समझना, विशिष्ट ऊष्मा का मान q के बराबर होगा। तो क्या ये कह सकता हूं कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, क्या ये कह सकता हूं जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा उसको गर्म होने में बहुत सारी हीट लगेगी? मेरी बात को समझो, इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये समझिएगा कि S की वैल्यू, जिसकी S की वैल्यू ज्यादा, जिसके S की वैल्यू ज्यादा यानी विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू ज्यादा, जिसके S की वैल्यू की ज्यादा उसमें तापमान परिवर्तन करने में, यानी उसमें टेम्परेचर चेंज करने में, या उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में उतनी ही ज्यादा हीट लगेगी, उतनी ही ज्यादा हीट लगेगी, उतनी ही ज्यादा हीट लगेगी, और टाइम लगेगा, हीट लगेगी और टाइम लगेगा, हीट लगेगी और टाइम लगेगा, हीट लगेगी और टाइम लगेगा। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, रोजाना जिंदगी में जितनी भी चीजें मिल रही हैं, आप ये समझिएगा कि जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वो बहुत देर में गर्म होगी। बहुत देर में गर्म होने का मतलब ये हुआ वो बहुत सारी ऊष्मा खींच लेगी, बॉडी से सारी हीट खींच लेगी अपने पास, लेकिन खुद गर्म नहीं होगी। ऐसी चीज की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट समझो, विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट समझो, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट समझो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि विशिष्ट ऊष्मा बताती है कि भाई जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा, उसको गर्म करने में उतनी ही ज्यादा गैस लग जाएगी, ये समझ के चलो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। रोजाना जिंदगी में सबसे ज्यादा किसकी स्पेसिफिक हीट है? रोजाना जिंदगी में हम जो भी चारों तरफ हमें चीजें दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? अगर मैं बात लेकर चलूं बेटा, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की मैक्सिमम होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मान मैक्सिमम होता है वाटर के लिए, मैक्सिमम होता है वाटर के लिए, होता है वाटर के लिए। किसके लिए? जल के लिए। तो वाटर के लिए ज्यादा होने की वजह से इसके लिए हमारी पूरा गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है गर्म करने के लिए, पूरा गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है,
1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये समझिए जिसकी विशिष्ट ऊष्मा उसको ज्यादा, उसको गर्म करने में उतनी ही ऊष्मा लगेगी। यानी ये समझ लीजिए वो इतनी हीट खींच लेगा, इतनी हीट खींच लेगा कि भाई वो खुद गर्म ही नहीं होगा। पानी एक ऐसी चीज है, बोलता है गर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मैं गर्म ही नहीं होऊंगा। इसी कारण से जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं एक तरफ लोहा ले लूं और एक तरफ पानी रख लूं, दोनों रख दूं गैस पर, तो भाई लोहा तुरंत गर्म हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा कम है। विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा मतलब गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारी ऊष्मा ले लेगा और खुद गर्म नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा बताती है कि कोई पदार्थ कितनी देर में गर्म होगा या कितनी देर में ठंडा होगा, कितनी देर में गर्म होगा, इस चीज को बताता है। और जिसकी स्पेसिफिक हीट जितनी ज्यादा, उसको गर्म होने में उतना टाइम लगेगा और उतनी ज्यादा ऊष्मा लगेगी, उतनी ज्यादा हीट लगेगी, पूरा गैस सिलेंडर लग जाएगा, तब जाके गर्म होगा। आपसे मैं एक छोटा सवाल पूछूं, मुझे बताइए बर्तन कैसे होने चाहिए? बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा के होने चाहिए या निम्न विशिष्ट ऊष्मा के होने चाहिए? बर्तन कैसे होने चाहिए जरा मुझे सोचकर बताना। तो बर्तन कैसे होने चाहिए? यूटेंशियल शुड ऑफ, यूटेंशियल शुड बी ऑफ, शुड बी ऑफ, यानी बर्तन कैसे होने चाहिए? पहला, लो स्पेसिफिक हीट। दूसरा, हाई स्पेसिफिक हीट, यानी उच्च विशिष्ट ऊष्मा, निम्न विशिष्ट ऊष्मा, या थर्ड इनमें से कोई नहीं, या डी हम अनपढ़ हैं। बताओ भैया जी, क्या लगता है कैसे बर्तन होने चाहिए? बर्तन ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा के होने चाहिए कि कम विशिष्ट ऊष्मा के होने चाहिए? ज्यादा के कि कम के? कॉन्सेप्ट समझो, कहने का मतलब कितना है, कॉन्सेप्ट समझो। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, उसको गर्म होने में उतना टाइम लगेगा। भाई बर्तन रखकर गैस में चले गए, अगर आप बर्तन ज्यादा स्पेसिफिक हीट का ले लोगे तो बर्तन होगा भाई साहब सालों में गर्म। हम चाहते ही नहीं कि ऐसा बर्तन रखें, हम चाहते बर्तन रखें और तुरंत लाल हो जाए। तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम से कम होनी चाहिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो बर्तन निम्न विशिष्ट ऊष्मा यानी लो स्पेसिफिक हीट के होने चाहिए ताकि जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाए। सिंपल सी बात, जल्दी गर्म हो जाए, रखें वैसे ही गर्म हो जाए। और इसीलिए इसकी मिनिमम स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। आज के बाद ये क्वेश्चन भूल मत जाना कि स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। फील लेने की कोशिश करो, फिजिक्स में फील आना चाहिए। फिजिक्स में मतलब सिंपल सा है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा मतलब गर्म होने में बहुत सारी हीट और बहुत सारा चीज लेकर जाती है। और इसी को बात लेकर चलूं तो इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहकर चलते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? क्या बात आपको समझ में आई? क्या बात घर के आपके समझ में आई? बोले भाई जी, क्या बात समझ में आती है? मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं।
लीजिए। तो भैया जी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। और यस से बेटा एआई कर लिया करो अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं बने तो, ठीक है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ठीक है। तो हमसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन सब का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कार रेडिएटर ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल क्यों होता है। भैया जी पानी एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही विचित्र चीज़ है पानी। पानी ऐसी चीज़ है, पानी बोलती ला हीट ला हीट ला हीट लाइट, मैं नहीं गर्म होने का। तो कार का रेडिएटर खूब सारा पानी की ऊष्मा चूस लेता है, ले हीट हीट ले लेता है, लेकिन खुद नहीं टेम्परेचर बढ़ाता, क्योंकि पानी की क्षमता हीट लेने की बहुत सारी है। तो वो खूब सारी हीट छीन लेता है, बोलता है मैं नहीं दे रहा किसी को, तो वो खुद गर्म होता है। इसी के लिए कार में रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर है स्पेसिफिक हीट इज हायर, यानी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होना। हमसे पूछा जाए कि पानी का इस्तेमाल सिकाई के लिए क्यों करते हैं। भाई पानी इतनी सारी हीट लेता है और बहुत देर में गर्म होता है, और जो चीज बहुत देर में गर्म होती है वो ठंडी भी तो बहुत देर में होगी। आगे चल के आप पढ़ोगे, अगर कोई चीज बहुत देर में गर्म हो रही है तो बहुत देर में ठंडी भी तो होगी। और इसी कारण से सिकाई, अगर तवे से सिकाई करोगे, दादी वगैरह अगर तवे से सिकाई करती थी तो आपने देखा होगा सिकाई करते वक्त तवा तो तुरंत ठंडा हो जाता है। लेकिन इसकी बात लेकर चलो तो पानी वाटर बैग में भरने के कारण बहुत देर तक गर्म रहता है, और इसी कारण से पानी का हम उपयोग करते हैं सिकाई के लिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, हाई स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन की बात लेकर घर के बाहर छिड़काव क्यों करते हैं। पानी में ऐसी क्षमता है कि वो पूरी ऊष्मा ले लेता है लेकिन खुद गर्म नहीं होता, और इसी कारण से हम पानी का उपयोग करते हैं। तो इसके कारण ही क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें भी आंसर क्या होगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए शीतलक के तौर पर उच्च भारी पानी का इस्तेमाल। भैया मैं आपसे कितने बार कह चुका हूं कि पानी मतलब जिसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा, गर्म ही नहीं हो रहा, लगे बैठे हैं घंटों तक, गर्म ही नहीं हो रहा, खूब सारी हीट ले रहा है, पूरा गैस सिलेंडर खत्म कर दे रहा है, ऐसी चीज की बात करते हैं पानी। और वो न्यूक्लियर रिएक्टर में से खूब सारी ऊष्मा खींच सकता है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हम भारी पानी का इस्तेमाल करते हैं शीतलक के तौर पर। और इन सब का आंसर एक ही है, इन सब का आंसर है उच्च स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हिंदी वालों के लिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, और हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका भी आंसर क्या है, हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो किसी को सुनने में कोई दिक्कत हो, बोलो भैया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहकर चलते हैं। क्या बात सही है, क्या बात सही है, ठीक है जी, क्या बात सही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़िया।
हेलो, आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ भैया, हाँ जी, आवाज आ रही है, छोड़िए, माफ कीजिएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई एक बात बताइए, मैंने एक पेपर कप ले लिया और पेपर कप में मैंने पानी भर लिया और ऐसे ही मैंने पॉलिथीन में पानी डाल दिया, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मैं मैगी बना सकता हूँ पॉलिथीन के अंदर? और मैगी बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक कोन बना लो और कोन में पानी भर लो, और कोन में पानी भरने के बाद नीचे आग लगा दो, गैस के ऊपर रख दो, क्या आपको लगता है पेपर जल जाएगा? और नहीं जल जाएगा तो क्यों नहीं जल जाएगा? इसी प्रकार से मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ, मैं पॉलिथीन में पानी ले लेता हूं और पॉलिथीन में पानी भर के इसको गैस के ऊपर रख देता हूं, आपको लगता है गैस से पॉलिथीन जल जाएगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बेटा बहुत गलत सोचते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, आप बहुत गलत सोचते हैं, ये सोच लीजिए। आप ये समझ के चलिए कि बहुत गलत सोचते हैं, ऐसा होने ही वाला नहीं है कि पॉलिथीन कभी जल जाए। आप कुछ भी कर लीजिए, पॉलिथीन जलेगी ही नहीं। आप पगा पानी उबलने लग जाएगा लेकिन ये पॉलिथीन नहीं जलेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका कारण क्या है? अब की बार पॉलिथीन क्यों नहीं जल रही? क्या कारण है कि पॉलिथीन अब की बार नहीं जल रही? मेरे भाई, मेरी मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मकसद बस इतना सा है कि भाई पानी में ऐसी क्या दैवीय शक्तियां हैं, ऐसी वो क्या शक्तियां लेकर आया है कि भाई पॉलिथीन जल ही नहीं रही। पॉलिथीन तो तुरंत जलती है लेकिन पॉलिथीन अब की बार जली नहीं। आखिर ऐसी क्या क्षमता लेकर आया पानी? और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो हीट को सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा जिसकी विशिष्ट ऊष्मा, यानी जिसकी स्पेसिफिक हीट, जिसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। और आप ये बात जानते हैं कि पॉलिथीन की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? पॉलिथीन की स्पेसिफिक हीट कम होती है, और इसकी पानी की क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जैसे आप पानी को गर्म करेंगे पॉलिथीन को, तो पॉलिथीन को हीट मिल ही नहीं पाएगी। पानी बोलेगा ला मेरे को दे पहले, और वो पूरा का पूरा पानी उस हीट को खींच लेगा। इसी कारण से पन्नी नहीं जलकर पानी गर्म हो जाता है, इसी कारण से। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट मैं अगर लकड़ी के ऊपर करूं मेरे भाई, लकड़ी के ऊपर पेपर लपेट दूं और फिर जलाऊं, तो आपको लगता है लकड़ी जलेगी? अरे गलत सोचते हो भाई, सबसे पहले पेपर जलेगा। क्योंकि भैया जी अब की बार ऐसा केस नहीं होगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वो पहले सारी की सारी हीट को क्या करता है? खींच लेता है, और इसी कारण से पॉलिथीन नहीं जलकर आती, बाहर फेंक के जाओ। अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसकी नहीं, और इसी चीज की बात लेकर चलूं तो आप इस कॉन्सेप्ट को सिंपल सी बात कर सकते हैं। और ये सारा खेल किसका है? स्पेसिफिक। वाटर इतनी शानदार चीज है कि वाटर किसी को हीट देता ही नहीं है, सारी हीट खुद ही खींच लेता है। इसी कारण से हम भी जब नहाते हैं तो हम लोग भी गर्म पानी से नहाते, वो ठंडे पानी से नहाते हैं जब, तो पानी क्या करता है? हमारी बॉडी से पूरी की पूरी हीट को कैप्चर कर लेता है, हीट खींच लेता है, और वो खुद गर्म होता नहीं। और इसी कारण से आपके कमरे में भाप नहीं बनती है, आराम से पानी सारी की सारी हीट लेकर बैठ जाता है। और ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, और यही चीज निकल कर आती है। क्या बात क्लियर है भैया जी? हाँ जी भैया जी, धन्यवाद आयुष चौहान, थैंक यू वेरी मच। ये पॉलिथीन वाली बात तो सच में पता नहीं थी। अच्छा, ठीक है। ये सारा खेल स्पेसिफिक हीट का है। वाटर की स्पेसिफिक हीट इतनी ज्यादा है कि वो सारी हीट ले लेता है, उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है हीट खींचने की। तो ना गर्म होता है, इसलिए तो आप साइड में आप कोई दूसरी चीज रख दो, साइड में रख दो, पानी पानी बहुत देर में गर्म होता है, बहुत देर में गर्म होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये कहकर चलते हैं। बात क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो भैया जी आगे चल के आप और फॉर्मूले पढ़ोगे, लेकिन एक छोटी सी बात यहीं लिख देता हूं। इसका यूज तो अभी हमें नहीं पढ़ रहा है, आगे चल के थर्मोडाइनमिक्स में आएगा इसका यूज, लेकिन हाल फिलहाल में लिख देता हूं। आगे चल के स्पेसिफिक हीट दो प्रकार की पढ़ोगे। एक को बोलोगे आप ग्राम स्पेसिफिक हीट, और दूसरे को बोलोगे आप मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको बोलते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा। होता कुछ नहीं है, होती दोनों एक ही बातें हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और इसको बोलते हैं ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। बस फॉर्मूले में एक छोटी सी चेंज आ जाता है, मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है। जो आपने फॉर्मूला लिखा है विशिष्ट ऊष्मा का, वो है मोल ग्राम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है S अपॉन क्यू इंटू एम डेल्टा टी। और अगर आप विशिष्ट ऊष्मा के फॉर्मूले में Q अपॉन नंबर ऑफ मोल्स लिख दें, म्यू को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप मोल्स की संख्या से लिख दोगे तो इसी को आप मोलर स्पेसिफिक हीट यानी मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहोगे। दो प्रकार से इसको लिखते हैं, हालांकि आपको हमेशा पहले का ही यूज पड़ेगा। हाँ जी भैया जी।
ठीक है तनु वर्मा, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, तो आप कर रहे हैं। चलिए, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं, लिखकर चल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ठीक है, यह शब्द से। तो अब हमारे पास है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यानी कैलोरीमेट्री, इसको बोलते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत। इसी बीच में एक सिद्धांत आ जाता है जो बहुत आसान सा है, कैलोरीमिति का सिद्धांत। न्यूमेरिकल इसी से होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है आयुष चौहान, ठीक है। तो क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है समझिएगा। व्हेन टू डिफरेंट टेम्परेचर बॉडीज, डिफरेंट टेम्परेचर bodies are mixed with each other, when two different temperature bodies are mixed with each other, heat always flows from higher temperature body to lower temperature body unless temperature becomes same टेम्परेचर बिकम सेम। हिंदी में बता देता हूं, हिंदी में क्या है। हिंदी में है, जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे से मिलाई जाती हैं, एक दूसरे से मिलाई जाती हैं तो ऊष्मा हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में जाती है, निम्न ताप वाली वस्तु में जाती है, जब तक कि तापमान बराबर ना हो जाए। चलिए, ये बहुत सिंपल सा नियम है, आप लोग भी आज तक जानते होंगे। तो कहने का मतलब है कि मान लो आप गर्म पानी और ठंडा पानी मिला रहे हो, तो अगर आप गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाओगे तो हीट यानी ऊष्मा कहां से कहां जाएगी? जो ज्यादा तापमान पे होगा वहां से कहां जाएगी? कम की तरफ जाएगी। तो हीट हमेशा कहां से जाएगी? ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। और तब तक दोनों पानी मिक्स होते रहेंगे जब तक कि दोनों का तापमान एक ना बन जाए इन दोनों के बीच में। यानी कहने का मतलब है, जिससे ऊष्मा निकलेगी और जिसके पास जाएगी दोनों बराबर ही तो होंगे। मेरे कहने का मतलब है, जितनी ऊष्मा हीट यानी निकलेगी उतना ही तो हीट मिलेगी। क्या जितनी हीट लॉस होगी उतना ही तो हीट गेन करेगी? जितना गर्म पानी से निकलेगी उतनी तो ठंडे पानी को मिलेगी। क्या यह कहना बिल्कुल सही है कि क्यू लॉस जो होता है, क्या उसकी वैल्यू क्यू गेन के बराबर होगी? क्यू गेन के बराबर होगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि क्यू गेन के बराबर होगी, यानी क्यू लॉस क्यू गेन के बराबर होगी। इसकी बात लेकर चलूं तो दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा के बराबर होगी, आज तक आपने हीट निकालने का फॉर्मूला एक ही पढ़ा है, भूल ना जाना।
और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है Q बराबर एम एस डेल्टा टी। अब आप बोलेंगे सर ये कहां पढ़ा? अरे S बराबर Q अपॉन एम डेल्टा टी नहीं पढ़ा था? तो उससे क्या Q बराबर एम एस डेल्टा टी नहीं बनेगा? एक ही फॉर्मूला है पूरी फिजिक्स में हीट निकालने का, वो है Q बराबर एम एस डेल्टा टी। जब भी मैं बोलूं हीट निकाल के बता दो तो आप एम एस डेल्टा टी लगा दो, जब भी मैं बोलूं हीट निकाल के बता दो आप एम एस, मतलब पंखे में बता दो Q बराबर एम एस, तुम में बता दो एम एस डेल्टा टी, पानी में बता दो एस, बर्फ में बता दो एम एस डेल्टा टी। एक बात समझ लेना, हम हमेशा एम एस डेल्टा टी लगाते हैं जब भी हम हीट की बात करते हैं, ऊष्मा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हीट के बारे में बात लेकर चलूं तो आप याद रखिएगा एकमात्र फॉर्मूला इसका क्या है? Q बराबर एम एस डेल्टा टी है। इसके अलावा हमने फिजिक्स में और कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है। एम एस डेल्टा टी होता है जिसका कोई फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। आप वाटर की स्पेसिफिक हीट लिख चुके हो, कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू केल्विन होता है, पर ग्राम इंटू केल्विन होता है। बहुत बार जरूरत पड़ेगी, और इसको एसआई यूनिट में 4200 जूल अपॉन में किलोग्राम इंटू कैलोरी कहते हैं या इंटू केल्विन कहते हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पर आपको इसी वाले की जरूरत पड़ेगी मेनली। सारे आंसर हमेशा कैलोरी में ही लिखने होते हैं। तो इसी तरीके से बात लेकर चलूं तो आंसर लगा के चलोगे। ठीक है नितिन कुमार, ठीक है वरुण पाल, ठीक है अनुज, मेरे को पता चल गया। ठीक है आवाज आती है। ठीक है जी, ठीक है नितिन कुमार, मैं बोल दूंगा बेटा, है ना, मैं बोल दूंगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से आप इस चीज को लिखकर चल सकते हैं। तब तक की बात ठीक है। चलिए बात ठीक है। क्या न्यूमेरिकल्स करें? आप लोगों को बुरा न लगे तो न्यूमेरिकल्स करें। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम वाटर is changed to 80 degree centigrade water. Find amount of heat required. याद रखिएगा 99% केसेस में आंसर हमेशा कैलोरी में ही निकालने होंगे। व्यवसायिक यूनिट जो होती है, जो कमर्शियल यूनिट है, वो कैलोरी है। हर जगह आपको कैलोरी ही देखने को मिलेगी, इसलिए आपको ऑप्शंस में भी 99% कैलोरी ही मिलेगा। हीट रिक्वायर्ड, फाइंड अमाउंट ऑफ, तो सीजीएस यूनिट में ही निकालना होता है ये। फाइंड हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम जल का ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता बताइए। तो कितनी हीट लगेगी? किसका टेम्परेचर यहां से यहां हो जाएगा? और मैंने आपसे 50 बार बोला है हीट निकालने का एक ही फॉर्मूला है। जरा बताओ तो इसका आंसर कितना होगा, कितना नहीं होगा? जरा बताओ तो कितना होगा? ठीक है जी, बताओ तो जरा कितना होगा, कितना नहीं होगा? कितना निकल कर आया? तो अगर मैं बात लेकर चलूं कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो मेरे भाई इसका सॉल्यूशन लिखना चाहोगे तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। आपको पता चलेगा मेरे को लिखना है कितनी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो बेटा अगर मैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड लिखना चाहता हूं तो क्यू का फॉर्मूला कितना होता है? एम एस डेल्टा टी। मैंने हमेशा कहा है कि सीजीएस में इकाई रखो, तो एम की वैल्यू कितनी है? 100। विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 होती है। बेटा भूल तो नहीं गए? कितनी होती है? 1 होती है ना भाई, 1 होती है इसकी वैल्यू। इसकी बात लेकर चलूं डेल्टा टी कितना होता है? डेल्टा टी मतलब तापमान में परिवर्तन। यहां 80 है, यहां 20 है, कितना परिवर्तन है? 80 माइनस 20 कितना होगा? 60, यानी 60 का परिवर्तन है। अब बोलेंगे केल्विन में चेंज करेंगे, अरे नहीं करेंगे। डेल्टा टी चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, आंसर बराबर होता है, कभी चेंज नहीं करना होता है डेल्टा टी को। आंसर कितना निकलेगा लिख के चलूं तो ये निकलेगा 6000 कैलोरी, एंड दिस इज द राइट आंसर। लेकिन फिर भी अगर आपको ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड वो जूल में देखने को मिलते हैं तो लास्ट में आप चेंज कर लेना। अगर आपको चेंज करना पड़े तो, जरूरत पड़े तो, हमेशा नहीं करना है, जरूरत पड़े तो चेंज कर लेना। 4.18 इतना जूल में निकल कर आ जाएगा। पर आप ये समझ के चलो कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो। क्या क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दूं या इसी को रहने दूं?
तो हो ही गया, ये तो आपको पता ही चल जाएगा, इसमें ज्यादा क्या कराना है। तो हमें ये बात पता चल गई कि इस तरीके से हम हीट निकाल सकते हैं, बस Q बराबर mh डेल्टा टी लगाना है। और इस ब्रह्मांड में किसी भी कोने में आप बैठे हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो बेटा, किसी भी कैसी भी स्थिति में हो, चाहे आप जी रहे हो, मर रहे हो बेटा, ये फॉर्मूला तो आपको लगाना आना चाहिए, Q बराबर mh डेल्टा टी। हीट निकालने का फॉर्मूला है, ऊष्मा का फॉर्मूला है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये मिक्सिंग का सवाल है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 10 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर is mixed with 50 ग्राम 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। फाइनल टेम्परेचर विल बी, फाइनल टेम्परेचर विल बी तो हमसे क्वेश्चन पूछा है 10 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड जल को 50 ग्राम 80 डिग्री सेंटीग्रेड जल के साथ मिलाया जाता है मिलाया जाता है। अंतिम ताप होगा, तो हमें बताना है अंतिम ताप क्या होगा। ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है, मैं आपको करा रहा हूं। अगर आप लोगों को आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको समझाता हूं। देखो, किताबों से मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताता हूं, बट आप एक बार कोशिश करना कि आपको आ जाए, ठीक है। मैं थोड़े से अलग मेथड से कराता हूं क्वेश्चन। सुनिएगा, सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी होती है। इस लाइन को खींचने के बाद में जिन जिन चीजों को आप मिला रहे हो उनको दोनों साइड लिखना होता है। यानी जैसे यहां की बात लेकर चलो तो यहां पर आपको लिखना है जिस जिस चीज को मिला रहे हो। यहां पर किसको मिला रहे हो भाई, यहां पर एक को मिला रहे हो यहां पर, तो इसको यहां लिख दो 10 ग्राम, यहां लिख देता हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कुछ भी लिखो। 10 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां क्या है बेटा, वाटर। इसकी मिक्सिंग किससे कर रहे हो बेटा, जिस चीज से मिक्सिंग कर रहे हो उसको इधर लिख दो। इधर लिख दो 50 ग्राम, इधर कितना है बेटा तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर भी क्या है, वाटर है। मेरी बात समझे। अब ये मुझे सोच समझ के ध्यान से देखना, ये मुझे बताना, अगर आप इन दोनों की मिक्सिंग कर रहे हो तो मिक्सिंग करने के बाद फाइनल टेम्परेचर, अंतिम तापमान हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 20 और 80 को मिलाओ और तापमान 80 से ज्यादा निकल जाए या 20 से कम, ऐसा नहीं है। 20 और 80 के बीच में ही आंसर आएगा इस ब्रह्मांड में, हमेशा ये नियम है। अब मुझे ये बताओ, ऊष्मा किससे निकलेगी, 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से हीट निकलेगी या 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से हीट निकलेगी। मुझे ये बताओ, 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से हीट निकलेगी या 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से हीट निकलेगी। किस वाले हिस्से से हीट निकलेगी, इधर वाले हिस्से से हीट निकलेगी या इधर वाले से निकलेगी, इधर वाले से ऊष्मा निकलेगी या इधर वाले से निकलेगी। किससे हीट निकलेगी मेरे भाई, 80 से निकलेगी ना मेरे भाई, 80 से निकलेगी। तापमान यानी टेम्परेचर इन दोनों के बीच में बनेगा कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ बनेगा। हमें ये निकालना है x डिग्री सेंटीग्रेड। 20 का टेम्परेचर बढ़कर x होगा और 80 का टेम्परेचर घटकर कुछ x होगा, है ना। और आपने कहा इधर वाला हिस्सा क्या करेगा, Q लॉस करेगा, यानी हीट लॉस करेगा, और इधर वाले हिस्से को वो वाली हीट मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि Q गेन की वैल्यू हमेशा Q लॉस के बराबर होती है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और Q का फॉर्मूला भी आप अपनी जिंदगी में जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। अगर मैं Q लॉस बराबर Q गेन करूं तो Q गेन का फॉर्मूला भी, दोनों का फॉर्मूला होता तो mh डेल्टा टी है ना, इसका फॉर्मूला भी mh डेल्टा टी। मेरे भाई मुझे ये बताना, गेन वाले में मास कितना है, 10 है, तो दोनों जगह पानी, विशिष्ट ऊष्मा 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी का मतलब ज्यादा में से कम वाला तापमान माइनस करना होता है हमेशा। सोच के बताना, x ज्यादा होगा या 20 ज्यादा होगा, x ज्यादा होगा या 20 ज्यादा होगा, मुझे बता, सोचकर बताना, x ज्यादा होगा कि 20 ज्यादा होगा। भाई x ज्यादा होगा ना, 20 से बड़ा था, तो यहां लिख देंगे x माइनस 20 बराबर में इधर का मास कितना होगा 50, 1 इंटू डेल्टा टी। अब की बार ज्यादा होगा 80, यानी 80 माइनस एक्स, बस सॉल्व हो गया। इधर से काटेंगे 5 बार कटेगा, इधर की बात करेंगे x माइनस 20 पनट 40 यानी 400, माइनस में 5x, इसकी बात करें 6x बराबर में 420, x बराबर की बात करें तो 420 बटा 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 210 बटा 3, 210 बटा 3, 210 बटा 3, 210 बटा 3 की बात करेंगे तो 70, ये आंसर निकला है, चेक कर लीजिएगा, 6321। बता भैया जी, क्या क्या देता है, क्या दिक्कत है मेरे भाई, बोलो।
क्या दिमाग लगाना है, एम एस डेल्टा टी बराबर एम एस डेल्टा टी, बस लगा दिया। एम पता है, एस पता है, डेल्टा टी ज्यादा में से कम वाला, एक्स ज्यादा होगा 20 कम होगा, 80 ज्यादा होगा एक्स कम होगा, है ना। 80 का टेम्परेचर घट के एक्स होगा और 20 का बढ़कर एक्स होगा, तापमान इन दोनों के बीच में होगा। बोलो क्या आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आप करके बताना आंसर कितना निकला फाइनल। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप देख लो एक बार। आई बात समझ में। चलिए जी, क्या बात ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब आप दोगे मुझे, एक क्वेश्चन पूरी तरीके से आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन है 40 ग्राम 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर is mixed with 120 ग्राम 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, फाइनल टेम्परेचर विल बी। जरा आंसर जल्दी से बताओ तो कौन आंसर दे पाएगा मुझे इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है, आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर विल बी। हिंदी में 40 ग्राम 30 डिग्री सेंटीग्रेड जल को 120 ग्राम 80 डिग्री सेंटीग्रेड जल से मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। अंतिम ताप होगा चलिए आंसर बता दो, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है। अगर है चलिए, बहुत बढ़िया वैष्णवी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शानदार बेटा। तनु वर्मा 105 तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, 30 और 80 को मिलाएंगे तो टेम्परेचर हमेशा बीच में आएगा। तनु वर्मा चेक करो आंसर कितना होगा बेटा। विशेष कुमार सही है बेटा, विशेष कुमार वैष्णवी ठीक है जी, ठीक है। तनु वर्मा बेटा 105 तो हो ही नहीं सकता, 30 और 80 के बीच में आंसर आएगा। आपने ज्यादा कम समझने में कहीं गलती कर दी है, कहीं गलती हुई है छोटी सी। बेटा शिवांगी सॉल्व भी कर दो बेटा, इतना क्या आलस दिखाना बेटे, अब तो बच्चे हो यार, अब तो कैलकुलेशन सीखनी चाहिए। 105 नहीं होगा, 60, मेरे को लगता है 60 भी आंसर नहीं होगा रजित, 67 के आसपास होना चाहिए, पर चेक कर लो एक बार। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी कहीं दोबारा से चेक कर लो, आपके क्वेश्चन में क्या गलती हुई है, दोबारा से चेक कर लो भाई। एक बार चेक करके जल्दी आंसर दे दो मेरे आंसर देने से पहले। यहाँ 40 ग्राम है, यहाँ 120 ग्राम है, यहाँ बात लेकर चलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ बात लेकर चलो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान इनके बीच में बनेगा, इधर वाला हिस्सा क्यू लॉस करेगा, इधर वाला हिस्सा क्यू गेन करेगा, और दोनों के दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जितना लॉस होता है उतना ही गेन होता है। तो क्यू लॉस बराबर क्या होगा, क्यू गेन होगा। और अगर क्यू लॉस का मान क्यू गेन के बराबर होगा मेरे भाई, तो मुझे पता है दोनों का फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी होता है, और एम एस डेल्टा टी होता है, इसका मतलब होता है एम एस डेल्टा टी। और अगर मैं इधर की बात करूं लॉस की, तो लास्ट में m की वैल्यू कितनी है 120, इंटू में कितना है 1, इंटू में डेल्टा टी, 80 ज्यादा होगा x कम होगा, इंटू में 80 माइनस में x होगा। इधर की बात करें, इधर का मास है 40, इधर की बात लेकर चलूं तो इधर s की वैल्यू है 1, डेल्टा टी की बात लेकर चलूं तो x ज्यादा होगा, x माइनस 30। ठीक है जी भैया, इसकी बात लेकर चलूं कितना होगा, 4 से कटेगा, 3 बार कट जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 माइनस में हो जाएगा। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं भाई, x माइनस में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं कितना होगा, तो 3x को उधर लेके जाएंगे तो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 270, x बराबर हो जाएगा 270 अपॉन में हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड कर देते तो आंसर कितना निकलेगा, 4
ठीक है, 7 छंग 24, इसी से करना पड़ेगा, 6 चौक 24 से। चलिए जी, तो हमने कहा 24 और 3 37, 28, 28 में फिर से 2 बचा, 2 बचा, 20 बचा, 36, 12 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 5 20, 67.5 ये आंसर निकला है। जरा चेक करके बता दो कि आप सभी का आंसर इतना ही निकला है या अलग अलग निकला है। एंड दैट इज योर आंसर 67.5। अब आप अपनी मर्जी से एक दो वैल्यू ले लेना, इन दोनों वैल्यूज को चेक करके आप प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी जहां भी आपको प्रैक्टिस करनी हो आप कर सकते हो। इस तरीके से इसका आंसर जो निकलेगा वो 67.5 निकल कर आएगा। दैट इज योर राइट आंसर। बोलो भाई। आई होप आपको मिक्सिंग वाले सवाल आ गए हो, हीट निकालने वाले सवाल आ गए हो। ये समझ लीजिए आपने बहुत बढ़िया, ये अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं, इतना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, जबकि कितना आसान टॉपिक है ये। लोग पता नहीं ऐसे ही घबराते हैं फिजिक्स से। भाई फिजिक्स बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट है भाई, सीख जाओ बस। ठीक है जी, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए रखते हैं बस इतना सा, और मुलाकात होगी अब हमारी आपके साथ।